रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं ये जो दीर्घरोम है उसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला हुआ होता है और दीर्घरोम की जो सतह होती है उसका जो सतह है पचे हुए भोजन का अवशोषण उसमें होता है। जो भी भोजन पचता है उसी में जाकर वो अवशोषित होता है। अवशोषित हुआ जो पदार्थ है उसका स्थानांतरण, जो पदार्थ अवशोषित होता है वो स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो फिर वो कहाँ जाता है? वो रुधिर वाहिकाओं में जाता है। और रुधिर वाहिकाएं जो है शरीर के हमारे जो शरीर है उसके अनेक भागों में इसे पहुंचाने का काम, यानी क्षुद्रांत में भोजन का जो अवशोषण है वो पहले दीर्घरोम में रसांकुर में होता है। रसांकुर में जो है सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का एक जाल सा फैला होता है। जो भी भोजन अवशोषित होता है वो दीर्घरोम में जाता है और दीर्घरोम से रुधिर वाहिकाओं में पहुंचाता है और रुधिर वाहिकाएं जो है उसे हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंचा देती हैं। उसके बाद जो बचा हुआ अर्थात अवशोषित पदार्थ जो होते हैं वो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में भाग पहुंच जाते हैं। अब इनका काम है ये जटिल पदार्थों को, ठीक है, यानी हमारे शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने का काम ये करते हैं। इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण प्रक्रिया जो होती है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनका ग्लूकोज में विघटन होता है, यानी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का जो विघटन है वो ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है तथा उसी से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी। राठौर वर्षा दीदी, आवाज आ रही है? भोजन का अब ऐसा भाग जो हमारे शरीर अर्थात क्षुद्रांत में नहीं पचता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है वो फिर हमारी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है। जो भोजन पचा हुआ बिना भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में दीर्घरोम या रसांकुर होते हैं। इन रसांकुर में जो है आंतरस होता है। इसका जो अवशोषण है दीर्घरोम के माध्यम से, क्योंकि दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल सा फैला होता है और रुधिर वाहिकाएं जो है इन भोजन का अवशोषण करती हैं। भोजन का अवशोषण करके रुधिर वाहिकाएं हमारे शरीर के हर एक भागों में इसको पहुंचाने का काम करती है। इसी क्रिया को अवशोषण कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। ये जो क्रिया है वो स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। अब जो भोजन, हाँ, फिर उसके बाद ये जो जटिल पदार्थ है वो ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज जो है वो उसे किसमें बदलता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज टूटता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और
जल में परिवर्तन होता है और इसे कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अब जो भोजन नहीं पचता वो सीधे बृहदान्त्र में पहुंच जाता है। तो अब बृहदान्त्र क्या है? तो वेदांत अर्थात बड़ी आंख, यानी अब हम बड़ी आंख के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी आंख बृहदान्त्र, जो इन हमारे शरीर में बड़ी आंत है वो छोटी आंत, वो जो छोटी आंत है उससे छोटी और चौड़ी होती है। यानी इसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत जो है छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। यानी हमने देखा कि जो हमारी बड़ी आंत है वो छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। साथ ही साथ इसकी लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर कितनी होती है? 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। इसका मेन काम क्या है? इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका कार्य क्या है? ये काम क्या करती है? ये इसका फंक्शन क्या है? जो बड़ी आंत है उसका मेन काम क्या है? तो उसका मेन काम है कि पचा हुआ अपाचित पदार्थ, यानी ये काम क्या करता है? जल और कुछ लवणों का अवशोषण करता है। जल और कुछ लवणों का अवशोषण करता है। जल और कुछ लवण का एक अवशोषण करने का काम करता है। अवशोषण करता है। सर ये लिखना है, समझना है, फिर स्वाध्याय में लिखना है। अब स्वाध्याय में लिखिएगा, जो पॉइंट्स हैं आप स्वाध्याय पुस्तिका में लिखिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है? अब बिना पचा हुआ जो पदार्थ है, पचा हुआ और अपचित पदार्थ, जल और कुछ अवशोषण करने का काम ये करता है। इसके बाद में जो भोजन अपाचित होता है इसको ये मलाशय में भेज देता है। और यानी बचा हुआ अपाचित भोजन मलाशय में चला जाता है। वहां पर ये
अर्ध तरल के रूप में होता है, अर्ध तरल। ठीक है, वहां पर यह अर्ध तरल के रूप में रहता है। समय समय पर ये गुदा के द्वारा बाहर निकलता है, इसे निष्कासन कहते हैं। समय समय पर ये गुदा से बाहर निकलता है। इसी क्रिया को निष्कासन कहते हैं। ओके, तो हमने देखा बच्चों, जो हमारी बड़ी आंत है, जो भोजन छोटी आंत में नहीं पचता है वो फिर बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होती है और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। अब बड़ी आंत में सबसे ज्यादा काम क्या होता है? जल और लवण का अवशोषण होता है। उसके बाद में जो भोजन बचा हुआ भोजन होता है वो मलाशय में चला जाता है। फिर उसके बाद वहां मलाशय में वो अर्ध ठोस रूप में रहता है, तरल रूप में, अर्ध ठोस तरल रूप में, मल रूप में, अर्ध ठोस मल के रूप में, अर्ध ठोस अर्ध ठोस, यहाँ पर अर्ध तरल नहीं है, अर्ध ठोस है। वहां पे वो अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय आने पर वो बाहर निकाल दिया जाता है। इसी क्रिया को निष्कासन कहते हैं। शरीर से अर्ध ठोस मल को बाहर निकालने की क्रिया को निष्कासन कहते हैं। निष्कासन किसे कहते हैं? शरीर से मलाशय में जो अर्ध ठोस मल रहता है गुदा द्वारा बाहर निकालने की क्रिया निष्कासन कहते हैं। अब ये बात थी बड़ी आंत की। अब अगला पॉइंट है पाचन प्रोसेस पूरा हो गया। पहले मुख या मुखुआ में ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, क्षुद्रांत, फिर वेदांत, उसके बाद में मलाशय, फिर उसके बाद में गुदा। ये हमारा पूरा भोजन का अवशोषण था। अब हमने देखा होगा कि कुछ घास खाने वाले जो घास खाने वाले प्राणी हैं उनमें पाचन प्रोसेस,
हम सभी देखते हैं या देखे होंगे कि गाय भैंस जो होते हैं वह अपने जो गाय और भैंस होते हैं या जानवर होते हैं वे जब घास खाते हैं तो लगातार खाते रहते खाते रहते खाते रहते, है ना। तो वे लगभग 3-4 घंटे तक जो हम उनको भूसा देते हैं, कोई भी चारा जो देते हैं या बाहर चराने जब ले जाते हैं तो वहां पर भी वो लगातार उसको चलते रहते हैं, खाते रहते हैं। मतलब कई घंटों तक चलने के बाद उनके वो मतलब पहले उसको खाते घास को निगलते जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो चल लेते हैं, उनका पेट पूरा भर जाता है, उसके बाद वो जब अपने घर में आते हैं अर्थात अपने जहां पर उनका स्थान है वहां पर लाया जाता है। जैसे मान लो हम लोग गाय भैंस को चरागाह में चराने ले गए, वहां पर उसको चराए, गाय भैंस ने खूब चरा, उसमें से घास खाई, खाने के बाद जब उसका पेट भर आया तो हम उसको फिर से लेकर चले आते हैं। जब वो अपने स्थान पर आती है तो बैठकर ऐसे ऐसे जिसे जुगाली कहते हैं, वो जुगाली में जो भी आहार वो लेता है अपने पेट में, यानी उसका जो आमाशय होता है उसको निगल कर प्रथम आमाशय अर्थात रूमेन में भर उसे रखता है। यानी जो जानवर होते हैं वे अपने भोजन को कहां पर इकट्ठा रखते हैं? प्रथम आमाशय में। प्रथम आमाशय इसको रूमेन में रखते हैं। इतना घास से खाते जाते हैं और रूमेन में रखते हैं। और ये जो रूमिनेंट है वो आमाशय में 4 भागों में बटा होता है। और जो रूमेन है उसका रूमेन जो होता है उसका भोजन का रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक यानी थोड़ा सा, तो जो जानवर है अपने चारे को रूमेन में रखे रहता है, उसके बाद उसको वहां से, और ये 4 प्रोसेस में होता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भाग में बटा होता है। उसके बाद इसी क्रिया को जुगाली कहते हैं। ये आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। पगुराते हैं जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, भोजन को यहाँ लाते हैं, फिर से चारे को यहाँ पर लाके उसको फिर से वो काटते हैं। बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में मुंह में लाता है और जिसे वो चबाता है। इसी प्रक्रिया, इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी यस सर। रोमंथन क्या है? कि रूमेन से चारे को फिर से मुख में लाकर चबाने की क्रिया।
रोमंथन कहलाती है। जो जानवर है अपने मुंह में जो चारा भरा होता है रोमंथन में रूमेन में, उसको फिर से वो अपने कहाँ पे लाता है, मुख में लाता है। मुख में लाकर फिर से वो चबाना शुरू करता है। इसी क्रिया को रोमंथन कहते हैं। ठीक है, रोमंथन अर्थात जुगाली, मुख में लाने चबाने की क्रिया रोमंथन कहलाती है या जुगाली कहते हैं। कोई डाउट है इसके बारे में किसी को? हाँ सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके। और इसी को रोमंथन या जुगाली कहते हैं, जो चारे को अपने मुंह में फिर से लाकर चबाता रहता है। यानी वो इसमें भरा हुआ रहता है रूमेन में, इसमें रूमेन में नहीं आ रही है। बोलिए बोलिए। हेलो सर। चलो, अब ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट कहते हैं। ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट कहते हैं सर आप दिखाई नहीं दे रहे हो। या रोमंथी कहते हैं, या रोमंथी कहते हैं। सर डबल आवाज आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बेटा। अब हम देखेंगे कि जो कुछ पशु हैं, जैसे हिरन हो गए, है ना, या गाय भैंस है, इनमें जो घास होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी जो है सेलुलोज, ये घास में पाया जाता है। जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज जानवर घास में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि तो हमें ग्लूकोज एनर्जी प्रदान करता है। उसी तरह इन जानवरों के लिए भी ये एक ऊर्जा का कार्य करता है। तो जो भी ये जानवर घास खाते हैं उनमें इस सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, या यूं कह लीजिए जो रूमेन है उसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं, तभी वो घास को पचा पाते हैं। बहुत से जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, यानी बहुत सारे मनुष्य और कुछ जंतु हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। आप जानेंगे कि जैसे घोड़ा, खरगोश, इसमें क्षुद्रांत और वेदांत के बीच एक थैली बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं, जिनमें घोड़ा और खरगोश जैसे जानवरों में छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में एक बड़ी संरचना होती है, थैली जैसी, जिसे अंधनाल कहते हैं। और भोजन के सेलुलोज के पाचन, यानी जो भोजन का सेलुलोज का पाचन है, यहाँ पर कुछ जीवाणु के माध्यम से होता है। और हम सभी जानते हैं जो मनुष्य है उसमें आहार नाल में, ये जो है हमारे मनुष्यों में, ये आहार नाल में अनुपस्थित होता है, परंतु जानवरों में पाया जाता है। इसीलिए जानवर जो है घास खाते हैं तो उसका पाचन कर लेते हैं। हम लोग घास खाएं तो उल्टी हो जाएगी, वमन हो जाएगा। ओके,
अब हमने ऐसे जंतुओं के बारे में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। अब हम ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें पाचन तंत्र तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब पाचन तंत्र नहीं होता है तो फिर वो भोजन का पाचन कैसे करेंगे? ठीक है, तो जिनमें पाचन तंत्र नहीं है तो उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपने अमीबा का नाम सुना ही होगा। अमीबा तो ये जो अमीबा है ये ऐसे कैसा भी अपना आकार बना लेता है। अमीबा का आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है, वैसा भी वो अपना आकार बना लेता है। और उसमें जो है अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है, फिर पादहाम पाए जाते हैं, फिर खाद्य कणिकाएं होती है, कुछ खाद्यानियां पाई जाती है उसमें। अमीबा की मैं बात कर रहा हूं। अमीबा में केंद्रक, प्रक्षेपित अपशिष्ट पदार्थ, पादप, खाद्यानि, ये सारी चीजें अमीबा में पाई जाती है। ये ऐसा भी चित्र हो सकता है, दूसरी तरह का भी चित्र हो सकता है अमीबा का। ठीक है, और अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा जो है उसका आकार ऐसा भी बना हो चलेगा। अमीबा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है अमीबा? ये जलाशयों में पाया जाता है, तालाबों में, पोखरों में। ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय है। ये एक कोशिका का बना होता है। अमीबा एक कोशिका का बना है। इसमें केंद्रक और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, खाद्यानि पाई जाती है, पादहाम पाए जाते हैं। ये अमीबा में पाए जाते हैं। अमीबा की सबसे बड़ी गुण यह है कि वो लगातार अपनी आकृति बदलता रहता है, अथवा एक अथवा अधिक अंगुली के समान इसमें प्रवर्ध होते हैं। यानी इसी पदार्थ को कृत्रिम पाँव कहते हैं। उसको कृत्रिम अमीबा का कृत्रिम पाँव होता है। केंद्रक, खाद्यानि, पादप अर्थात कृत्रिम पाँव होते हैं, अर्थात कृत्रिम पाँव होते हैं जो उसे गति प्रदान करते हैं या जीवाणुओं से पदार्थों को पकड़ने का काम करते हैं जिससे वो भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा किसे खाता है, वो अपना भोजन कैसे लेता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन कैसे करता है? उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों को खाता है अमीबा, सूक्ष्म जीवों को खाता है और कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। खाद्यदानी, जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी जीवाणु है, उसकी खाद्यदानी में मिल जाते हैं और उसे खा डालता है। इसमें जो खाद्यदानी है उसमें पाचन रस उत्पन्न होते हैं।
पाचन रस, जिसकी मदद से वो अपने आहार को पचा पाता है। सर वक्त खत्म हो गया, टाइम इज ओवर। उसके बाद अमीबा का जो पदार्थ सर टाइम हो गया। बस थोड़ा बचा है, इसलिए तो 4 लाइन बची है, खत्म। ठीक है सर, 1 मिनट है। अवशोषित पदार्थ, अमीबा में जो अवशोषित पदार्थ उसकी रख रखाव उपयोगी। हाँ दीदी, खत्म हो गया चैप्टर भी। तो हमने ये देखा कि सभी प्राणियों में भोजन, सभी प्राणियों में पाचन प्रक्रिया लगभग सेम रहती है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा लेते हैं सभी। ठीक है, ओके, खत्म हो गया अपना चैप्टर भी। चलिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम।